नमस्कार। कभी सोचा है कि इस पूरे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की क्या जगह है और इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं? चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं और इस सवाल की तह तक जाते हैं। सूरज ढलने के बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है ना? ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है। आसमान धीरे धीरे गहरा होता जाता है और फिर एक एक करके वो छोटे छोटे चमकीले बिंदु दिखने लगते हैं। पर कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ चीजें तो टिमटिमाती हैं, लेकिन कुछ, जैसे कि चांद, वो बस एक जैसी रोशनी देता रहता है। आखिर ये फर्क है क्यों? तो चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रात के आसमान के कुछ बेसिक रहस्यों को समझते हैं कि आखिर हम देखते क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम चांद और उन सभी चमकीली छोटी छोटी चीजों को दिन में क्यों नहीं देख पाते। भाई, दिन के वक्त ये सब चले कहाँ जाते हैं? इसका जवाब ना बड़ा सिंपल है। होता यह है कि सूरज की तेज रोशनी के आगे रात में चमकने वाली इन सभी चीजों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तेज रोशनी वाले कमरे में अगर एक छोटी सी टॉर्च जलाएं तो उसकी रोशनी दिखेगी ही नहीं। तो सूरज, चांद और रात में चमकने वाली ये सारी चीजें, इन सब को मिलाकर एक नाम दिया गया है खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। ये शब्द जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और कमाल की बात यह है कि इनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है। इन्हें हम कहते हैं तारे। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमारा सूरज भी एक तारा ही है। जी हाँ, रात में जो अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं ना, वो भी सूरज जैसे ही हैं, बस हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। अच्छा, रात में कभी तारों को जोड़कर कोई पैटर्न बनाने की कोशिश की है? जब तारों के ग्रुप्स मिलकर ऐसे अलग अलग पैटर्न बनाते हैं तो उन्हें नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जैसे कि सप्तर्षि, जो अर्सा मेजर नाम के नक्षत्र मंडल का ही एक हिस्सा है। पता है, पुराने जमाने में लोग दिशा पता करने के लिए ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे और उसे ढूंढने में सप्तर्षि ही मदद करता था। चलिए अब दूर के तारों से थोड़ा पास आते हैं, अपने कॉस्मिक नेबरहुड में। अब वक्त है हमारे अपने सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम से मिलने का। अब देखिए, तारों से अलग कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनकी अपनी गर्मी या रोशनी नहीं होती। वो तो बस तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। ऐसे पिंडों को कहते हैं ग्रह या प्लैनेट। ये प्लैनेट शब्द एक ग्रीक शब्द प्लैनेट आई से निकला है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर्स। तो हमारा ये सौर मंडल, इसमें क्या क्या है? इसमें है हमारा सूरज, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कुछ दूसरे खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सब मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया जाहिर है सूरज है। अच्छा, अब सूर्य से दूरी के हिसाब से इन 8 ग्रहों का क्रम याद रखने का एक बहुत आसान और मजेदार तरीका है। बस एक लाइन याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर हमें ग्रहों का क्रम बताता है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। आसान है ना? और ये देखना तो और भी दिलचस्प है कि हर ग्रह एक दूसरे से कितना अलग है। जरा सोचिए, बुध पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है, वहीं बृहस्पति पर एक साल हमारी पृथ्वी के लगभग 12 सालों के बराबर होता है। कमाल है ना? चलिए अब वापस अपने घर आते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर। आखिर क्या बात है जो हमारे ग्रह को पूरे सौर मंडल में इतना खास, इतना अनोखा बनाती है? तो क्या चीज है जो पृथ्वी को इतना खास बनाती है? असल में यहां जिंदगी के लिए बिल्कुल सही माहौल है। अपनी पृथ्वी न तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी। यहां पानी भी है और सबसे जरूरी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली हवा भी। बस इन्हीं वजहों से ये सौर मंडल का सबसे अनोखा और अनमोल ग्रह है। अच्छा, जैसे सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। इन्हें कहा जाता है उपग्रह या सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का अपना सिर्फ एक ही उपग्रह है, चांद, और वो हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सुनने में काफी दूर लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, अब इसकी तुलना कीजिए पृथ्वी से सूरज की दूरी से, जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब समझ में आता है कि यह ब्रह्मांड असल में कितना विशाल है।
चांद तो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, पर यह ब्रह्मांड तो सच में बहुत ही बड़ा है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अपने सौर मंडल से भी परे एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड हैं जो सूरज के चक्कर काटते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में घूमते रहते हैं, और फिर हैं उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड्स जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और कभी कभी तो ये पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि जमीन पर गिर भी जाते हैं। हमारा ये जो पूरा सौर मंडल है ना, ये खुद एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है जिसे कहते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। इसमें अरबों तारे, धूल और गैस के बादल होते हैं, और हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। और अब जरा सोचिए, ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बनाती हैं। इसकी विशालता की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है ना, कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा होगा। और यही सोच हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे, तो इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल तस्वीर में एक अकेला इंसान कहाँ फिट होता है? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जीपीएस किसी भी जगह का पता इतनी सटीकता से, मतलब इतनी परफेक्टली कैसे लगा लेता है? तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे प्लैनेट का ये पूरा का पूरा एड्रेस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस असली चुनौती को समझते हैं। सोचिए, इतने बड़ी गोल धरती पर जहां कोई निशान भी नहीं है, किसी एक जगह को ढूंढना, ये तो नामुमकिन जैसा है ना? तो इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या है? वो है हमारे नक्शे को समझना। और हमारा नक्शा क्या है? ग्लोब, जो असल में हमारी पृथ्वी का एक छोटा, बिल्कुल सही मॉडल है। देखिए, ग्लोब हमारी पृथ्वी के एकदम असली आकार को दिखाता है। मतलब ये पूरी तरह गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में से कह सकते हैं कि थोड़ी उभरी हुई है। और इसी वजह से ग्लोब पर हमें देश, महाद्वीप और महासागर बिल्कुल सही साइज और शेप में दिखाई देते हैं। अब हमारी पृथ्वी एक काल्पनिक, मतलब एक इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ घूमती है। इसी लाइन को हम अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ये लाइन उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक जाती है, ठीक बीचों बीच। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना एड्रेस सिस्टम, और पहला कदम है उत्तर और दक्षिण दिशा को पक्का करना। तो इस सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही खास, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो हमारी दुनिया को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और जैसे ही ये बंटवारा होता है, हमें मिलते हैं 2 हिस्से, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर। सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए, भूमध्य रेखा के पैरेलल, मतलब समानांतर, और भी कई सर्कुलर लाइनें खींची जाती हैं। इन्हीं को हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही जरूरी हैं हमारे लिए, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। ये हमारे ग्लोबल मैप को डिफाइन करने में मदद करती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ऐसा हो सकता है कि 2 जगहें एक ही लैटिट्यूड नंबर पर हों, लेकिन हों वो बिल्कुल अलग अलग हेमिस्फीयर में। मिसाल के तौर पर भारत का चंद्रपुर शहर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, वहीं ब्राजील का बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। नंबर सेम, पर जगह है कितनी अलग। और मजे की बात यह है कि ये जो लैटिट्यूड लाइंस है ना, यही दुनिया के बड़े बड़े क्लाइमेट जोन्स भी तय करती हैं। मतलब कहाँ ज्यादा गर्मी होगी, कहाँ कम, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि सूरज की किरणें इन जगहों पर सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ नॉर्थ साउथ पता होने से तो काम नहीं बनेगा, है ना? हमें इस पहेली का एक और जरूरी टुकड़ा चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टोंगा आइलैंड्स और मॉरिशस आइलैंड्स दोनों एक ही लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ पर हैं। अब लैटिट्यूड तो पता चल गया, पर यह कैसे पता चलेगा कि वे एक दूसरे से ईस्ट में हैं या वेस्ट में, और कितनी दूर हैं?
बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए आती हैं हमारी दूसरी तरह की लाइनें, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये वो वर्टिकल लाइनें हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं। अब ये लैटिट्यूड लाइन से काफी अलग है। लैटिट्यूड तो पोल्स की तरफ छोटी होती जाती थी, है ना? पर लॉन्गिट्यूड की सारी लाइनें एक बराबर लंबाई की होती हैं और ये सारी की सारी जाकर पोल्स पर मिल जाती हैं। तो अब एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ये सारी लाइनें बराबर थीं, तो गिनती कहाँ से शुरू की जाए? लैटिट्यूड के लिए तो हमारे पास इक्वेटर था, तो इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक फैसला किया और एक स्टार्टिंग पॉइंट चुना, प्राइम मेरिडियन। ये वो लाइन है जो लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके गुजरती है। तो लीजिए, अब हमारी पहेली के दोनों टुकड़े हमारे पास हैं, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। अब बस इन्हें जोड़ना है और बन जाएगा हमारा पूरा ग्लोबल एड्रेस सिस्टम। देखिए, जब ये लैटिट्यूड की लेटी हुई लाइनें और लॉन्गिट्यूड की खड़ी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल सा बन जाता है। इसी जाल को हम कहते हैं ग्रिड। और यही ग्रिड वो कमाल की चीज है जो धरती के हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को एक यूनिक एड्रेस देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी घर का एक पता होता है। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि किसी जगह को कैसे ढूंढें, जैसे कि असम में धुबरी। अब ये कोई रहस्य नहीं है, इसका ग्लोबल ग्रिड पर एक पक्का पता है। वो जगह जहां 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं। पर रुकिए, इस ग्रिड का काम सिर्फ लोकेशन बताना ही नहीं है, इसका एक और बहुत बड़ा काम है, और वो है पूरे दुनिया में टाइम को ऑर्गेनाइज करना। देखिए, हमारी धरती का घूमना ही अपने आप में एक नेचुरल घड़ी है, और हम लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके टाइम का हिसाब बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? धरती 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 15 डिग्री, और अगर इसे और तोड़ें तो हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का फर्क आ जाता है। और क्योंकि हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो जगहें ग्रीनविच से ईस्ट यानी पूर्व में है, उनका समय आगे होगा, और जो जगहें वेस्ट यानी पश्चिम में है, उनका समय पीछे चलेगा। इस सिस्टम से एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। हर जगह का अपना एक लोकल टाइम होता है। भारत की ही बात करें तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में करीब 1.25 घंटे का फर्क है। अब सोचिए, एक ही देश में इतनी गड़बड़ हो तो ट्रेनें कैसे चलेंगी? बस इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ज्यादातर देश एक स्टैंडर्ड टाइम अपना लेते हैं। जैसे हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो देखा, जो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइनों की पहेली लग रही थी, असल में वो एक कितना पावरफुल सिस्टम है जो हमारी लोकेशन और हमारे टाइम दोनों को कंट्रोल करता है। और ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि और कौन-कौन से ऐसे इनविजिबल सिस्टम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप चला रहे हैं। हम सबकी जिंदगी दिन, रात और बदलते मौसमों के हिसाब से चलती है ना? पर कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी के 2 जबरदस्त कॉस्मिक डांस में छिपा है, और आज हम इन्हीं डांस मूव्स के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हाँ, मतलब वो कौन सी घड़ी है जो हमारे दिन और साल सेट करती है? ये सवाल सुनने में बड़ा लगता है, पर इसका जवाब हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है, और ये जवाब छिपा है पृथ्वी की 2 खास तरह की हरकतों में। जी हाँ, हमारी पृथ्वी एक ही वक्त में 2 अलग-अलग तरह से घूम रही है, और इन्हीं 2 गतियों से हमारे दिन, साल और मौसम बनते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला डांस मूव है रोटेशन यानी घूर्णन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई लट्टू अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अपनी एक धुरी पर घूम रही है लगातार। और दूसरा डांस मूव है रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण। ये एक लंबी यात्रा है। इसमें पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर नहीं घूमती, बल्कि सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर, मतलब अपनी ऑर्बिट में पूरा चक्कर लगाती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सीधा सा है। रोटेशन, जो लगभग 24 घंटे लेता है, वो बनाता है हमारे दिन और रात, और रेवोल्यूशन, जो करीब 365 दिन लेता है, वो बनाता है हमारे साल और मौसम। चलिए अब रोटेशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घुमाव की जो हमारे हर दिन को बनाता है, यानी रोटेशन की। अब देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, वहां हो जाता है दिन,
और जो दूसरा हिस्सा अंधेरे में चला जाता है वहां हो जाती है रात। और इन दोनों को जो लाइन अलग करती है ना, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त। ये एक तरह की बाउंड्री है दिन और रात के बीच। और ये एक पूरा चक्कर, मतलब एक पूरा स्पिन अपनी धुरी पर पूरा करने में पृथ्वी को लगते हैं पूरे 24 घंटे। और बस इसी को हम कहते हैं एक दिन। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर पृथ्वी का ये घूमना अचानक बंद हो जाए? अगर ये 24 घंटे का रोटेशन रुक जाए तो यकीन मानिए, ये सिर्फ दिन और रात का रुकना नहीं होगा, इससे कहीं ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा? पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए सूरज के सामने होगा, जहां इतनी गर्मी होगी कि सब कुछ जल जाएगा, और दूसरा हिस्सा वो परमानेंट अंधेरे में चला जाएगा, जहां इतनी ठंड होगी कि सब कुछ जम जाएगा। ऐसी खतरनाक कंडीशन में जिंदगी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो हुई दिन रात की बात। अब आते हैं पृथ्वी के दूसरे और लंबे वाले डांस पर, जो हमारे पूरे साल को तय करता है, यानी रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन और लगभग चौथाई दिन, हाँ 365.25 दिन। अब ये जो चौथाई दिन एक्स्ट्रा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है, और इसको एडजस्ट करने के लिए हमने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला है। देखिए होता क्या है, हम सुविधा के लिए एक साल को 365 दिन का गिनते हैं, लेकिन वो जो 6 घंटे यानी चौथाई दिन हर साल बच जाता है, उसे हम साइड में रखते जाते हैं। अब 4 साल में ये 6 घंटे जुड़कर बन जाते हैं पूरे 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। और बस इसी एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, और बन जाता है हमारा 366 दिन का लीप। ओके, तो रेवोल्यूशन से साल बन गया, ये तो समझ आ गया। लेकिन मौसम क्यों बदलते हैं? गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब क्यों होता है? क्या सिर्फ सूरज के चक्कर लगाने से? नहीं, असली कहानी में एक और ट्विस्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि पृथ्वी कभी सूरज के पास चली जाती है, कभी दूर। पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली राज छिपा है पृथ्वी के झुकाव में। ये है वो मैजिक नंबर 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और बस यही झुकाव सब कुछ बदल देता है। और मजे की बात यह है कि ये झुकाव हमेशा एक ही दिशा में रहता है, चाहे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में कहीं भी हो। इसका नतीजा, जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो साल के कुछ महीनों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुक जाता है, और कुछ महीनों में सदर्न हेमिस्फेयर, जिस हिस्से पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, वहां गर्मी होती है। अब ये झुकाव साल में 4 बहुत खास मौके बनाता है, जिन्हें हम सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स कहते हैं। यही हमारे मौसमों के की पॉइंट्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 4 तारीखें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मौसम तय करती हैं: 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये पृथ्वी की यात्रा के 4 माइलस्टोन हैं। शुरुआत करते हैं 21 जून से, यानी समर सोल्स्टिस से। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। सूरज की किरणें सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। नतीजा, साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, और यहीं से गर्मियों की ऑफिशियल शुरुआत होती है। अब ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर को कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसे कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। अब उत्तरी गोलार्ध सूरज से सबसे दूर झुका होता है। सूरज की किरणें सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। इसका असर, साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, और ये सर्दियों की शुरुआत होती है। और इसी का एक बड़ा मजेदार नतीजा ये है कि जब हमारे यहाँ दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और हम क्रिसमस मनाते हैं, उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जोरों की गर्मी होती है। सोचिए, वहां लोग गर्मियों में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ये सब पृथ्वी के झुकाव का ही खेल है। तो सोल्स्टिस हो गए साल के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, गर्मी और सर्दी के। अब इनके बीच में आते हैं इक्विनॉक्स यानी विषुवु। ये साल में 2 बार होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन 2 दिनों पर पृथ्वी का कोई भी पोल सूरज की तरफ झुका नहीं होता। सूरज की सीधी किरणें सीधे इक्वेटर पर पड़ती हैं। नतीजा, पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं, और इन्हीं से होती है वसंत और पतझड़ के मौसम की शुरुआत। तो संक्षेप में, रोटेशन ने हमें दिए दिन और रात, रेवोल्यूशन ने हमें दिया हमारा साल,
लेकिन इन दोनों के साथ जब पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव मिला तो हमें मिले मौसम। अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, अगर पृथ्वी का ये झुकाव होता ही नहीं, अगर वो एकदम सीधी होती, तो हमारी ये दुनिया कैसी होती? क्या तब भी मौसम होते या जिंदगी वैसी होती जैसी आज है? चलिए आज बात करते हैं नक्शों की। उनकी अपनी एक अलग ही भाषा होती है, एक कोड होता है। गूगल मैप्स के इस दौर में शायद ये हुनर कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन यकीन मानिए ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये सवाल ही तो सब कुछ है ना? आखिर यही तो वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे नक्शे सुलझाते हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी एक छोटे से कागज पर, आखिर कैसे? अब सोचिए, ग्लोब तो बढ़िया है, पूरी दुनिया एक साथ दिख जाती है, पर मान लीजिए किसी को दिल्ली में कनॉट प्लेस से इंडिया गेट जाना है, तो क्या ग्लोब काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। बस यहीं पर एंट्री होती है नक्शों की, जो हमें किसी भी जगह की बारीक से बारीक डिटेल दिखाते हैं। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। कभी एक संतरे को छीलकर उसके छिलके को एकदम सीधा सपाट फैलाने की कोशिश की है? नहीं होता ना, टूट ही जाता है कहीं ना कहीं से। बस यही दिक्कत नक्शों के साथ भी है। एक गोल पृथ्वी को सपाट कागज पर लाने में हमेशा थोड़ी बहुत गड़बड़ या डिस्टॉर्शन आ ही जाता है। तो फिर नक्शा है क्या असल में? ये पृथ्वी की सतह का एक ऐसा चित्र है जिसे एक पैमाने के हिसाब से छोटा कर दिया गया है। और ये जो शब्द है ना, पैमाना, यही सबसे जरूरी है। इसी की वजह से नक्शे सिर्फ एक ड्राइंग नहीं रहते, बल्कि एक पावरफुल टूल बन जाते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि सारे नक्शे एक जैसे होते हैं। बिल्कुल नहीं। नक्शे असल में खास कामों के लिए बने औजारों की तरह हैं। हर नक्शे का अपना एक अलग मिशन होता है। मोटे तौर पर देखें तो नक्शे 3 तरह के होते हैं। पहले फिजिकल मैप्स, ये हमें पहाड़, नदियां, जंगल दिखाते हैं। मतलब अगर कोई ट्रैकिंग पे जा रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट है। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, जो देशों, राज्यों, शहरों की बाउंड्री बताते हैं। और तीसरे हैं थीमैटिक मैप्स। ये किसी एक खास जानकारी पर फोकस करते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो का रूट मैप हो गया या फिर किसी इलाके का वेदर चार्ट। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी नक्शे को पढ़ा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए बस 3 चाबियां हैं, 3 सीक्रेट्स, जिन्हें समझ लिया तो सब समझ आ गया। जी हाँ, बस 3, सिर्फ 3 चीजें। ये 3 ही किसी भी नक्शे की नींव होती हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो कोई भी नक्शा पढ़ना आ गया। और ये 3 चाबियां हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। चलिए एक एक करके इन तीनों के ताले खोलते हैं। तो तैयार हैं? चलिए नक्शे के इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली चाबी की। पहली चाबी है दूरी, और इसे समझने का मंत्र है पैमाना या स्केल। ये एक तरह से नक्शे की दुनिया और असली दुनिया के बीच का एक समझौता है। जैसे नक्शे पर खींची एक छोटी सी लाइन असल में एक बहुत लंबी सड़क हो सकती है। ये पैमाना ही हमें बताता है कि नक्शे का 1 सेंटीमीटर असल जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। इसी से हम असली दूरियों का अंदाजा लगा पाते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार और कंफ्यूजिंग बात है। छोटे पैमाने का नक्शा सुनने में लगता है छोटी जगह होगी, पर होता उल्टा है। छोटे पैमाने का मतलब है कि एक बहुत बड़े इलाके को, जैसे पूरे भारत को, छोटी सी जगह में फिट किया गया है, तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। सोचिए जैसे कैमरे से जूम आउट कर लिया हो। वहीं बड़े पैमाने वाले नक्शे किसी छोटे से इलाके को, जैसे किसी कॉलोनी का नक्शा, बहुत जूम इन करके दिखाते हैं। इसमें हर गली, हर दुकान साफ नजर आएगी। तो बस इतना याद रखना है, बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा डिटेल, छोटा इलाका। चलिए अब आते हैं अपने दूसरी चाबी पर, दिशा। ज्यादातर नक्शों पर आपने देखा होगा कोने में एक एन लिखा तीर बना होता है। ये है नॉर्थ एरो। ये हमें बताता है कि नक्शे में उत्तर किस तरफ है। और एक बार उत्तर पता चल गया तो दक्षिण, पूरब, पश्चिम का अंदाजा लगाना तो बच्चों का खेल है। ये 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके बीच की दिशाएं भी होती हैं, जैसे उत्तर पूरब या दक्षिण पश्चिम। ये हमें किसी भी जगह की और भी सटीक लोकेशन बताने में मदद करती हैं।
और हाँ, असल दुनिया में सही दिशा जानने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक जादुई सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ही इशारा करती है। ये नक्शे को जमीन के हिसाब से सेट करने में बहुत मदद करती है। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी चाबी की, प्रतीक यानी सिंबल्स। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक यूनिवर्सल भाषा है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको ये प्रतीक पता है तो आप वहाँ का नक्शा पढ़ सकते हैं, भले ही आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो या नहीं। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रतीक हैं जिन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। इन पर एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब सब देश इन्हें मानते हैं। इसका फायदा ये है कि एक रेलवे लाइन या एक पोस्ट ऑफिस को दिखाने का तरीका भारत में भी वही होगा जो शायद अमेरिका में। ये छोटे छोटे निशान कम जगह में बहुत सारी जानकारी पैक कर देते हैं। सिर्फ निशान ही नहीं, रंगों की भी अपनी एक भाषा होती है, खासकर फिजिकल मैप्स में। जहां नीला रंग दिखा समझो पानी है, भूरा मतलब पहाड़, पीला मतलब पठार और हरा मतलब मैदान। ये रंग पहली नज़र में ही हमें जमीन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे दूरी, दिशा और प्रतीक मिलकर एक नक्शे को इतना काम का बना देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर वो ड्राइंग जो किसी जगह को दिखाए एक नक्शा होती है? नहीं। चलिए इसके फर्क को भी समझ लेते हैं। देखिए, 3 चीजों में फर्क समझना जरूरी है: नक्शा, स्केच और प्लान। नक्शा हमेशा एक पैमाने, एक स्केल पर बनता है, ये उसकी पहचान है। स्केच वो तो बस याददाश्त के आधार पर बनाई गई एक रफ ड्राइंग है, जैसे हम किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाने के लिए फटाफट कागज पर बना देते हैं, उसमें कोई स्केल वेल नहीं होता। और प्लान वो किसी बहुत छोटी जगह, जैसे एक कमरे या बिल्डिंग का बड़े पैमाने पर बनाया गया एक डिटेल्ड चित्र होता है। इसे आर्किटेक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज जब हमारी जेब में जीपीएस है जो हमें हर मोड़ पर रास्ता दिखाता है, तो एक सवाल उठता है, क्या अब भी नक्शा पढ़ने की ये कला जरूरी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता की वजह से अपने आसपास की दुनिया को समझने का ये बुनियादी तरीका सीखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही क्यों है जहां जिंदगी की धड़कन सुनाई देती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी को इतना खास, इतना अनोखा बनाती हैं? तो सवाल ये है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ये कई चीजों का एक बहुत ही नाजुक और कमाल का बैलेंस है। असल में हमारी पृथ्वी का अपना एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो 4 बड़े हिस्सों से मिलकर बना है। चलिए एक एक करके इन चारों को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर जिंदगी का ये ताना बाना कैसे बुनते हैं। तो सबसे पहले है स्थल मंडल। सीधी सी भाषा में ये वो ठोस जमीन है जो हमारे पैरों के नीचे है। इसके बाद आता है जलमंडल, मतलब पृथ्वी पर मौजूद सारा का सारा पानी, चाहे वो महासागरों में हो, नदियों में हो या फिर बर्फ के रूप में जमा हो। और फिर है वायुमंडल, गैसों का वो कंबल जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। यही हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। और आखिर में आता है जीवमंडल। ये वो जादुई जोन है जहां जमीन, पानी और हवा ये तीनों मिलते हैं और यहीं पर जिंदगी मुमकिन हो पाती है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं स्थल मंडल से। ये शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस से आया है, जिसका मतलब होता है पत्थर। लेकिन स्थल मंडल का मतलब सिर्फ चट्टानें नहीं हैं। इसमें पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है और साथ ही पोषक तत्वों से भरी मिट्टी की वो पतली परतें भी हैं जो पेड़ पौधों और जीवन को पालती हैं। हम इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो महाद्वीप यानी जमीन के वो बड़े बड़े टुकड़े, और दूसरे हैं महासागरीय बेसिन जहां विशाल समुद्र टिके हुए हैं। और ये स्थलमंडल ना सच में कमाल का है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से करीब 8,848 मीटर ऊंची है। पर जो बात हैरान करती है वो ये है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरी है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को उठाकर वहां डाल दिया जाए तो भी वो पूरा का पूरा डूब जाएगा और ऊपर पानी ही पानी होगा। हमारी ये जमीन 7 बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है,
एशिया सबसे बड़ा है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और इन सबको एक दूसरे से अलग करते हैं विशाल महासागर। अच्छा, अब जमीन से चलते हैं पानी की दुनिया में, यानी जलमंडल में। इसका नाम भी ग्रीक शब्द हुडोर से आया है, जिसका मतलब होता है पानी। हम सब पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। हमारी धरती का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसमें सब कुछ आ जाता है, महासागर, नदियां, झीलें, ग्लेशियर्स, यहां तक कि हवा में मौजूद नमी भी। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जरा इस चार्ट को देखिए। पृथ्वी पर जितना भी पानी है ना, उसमें से 97% तो महासागरों में है, जो कि खारा है, और मीठा पानी जिसे हम पी सकते हैं वो बस 3% है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नीले ग्रह पर रहने के बावजूद हमारे इस्तेमाल के लायक ताज़ा पानी असल में बहुत ही कम है, और यही वजह है कि आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। चलिए अब जरा ऊपर की ओर नजर डालते हैं, हमारे सुरक्षा कवच यानी वायुमंडल की तरफ। वायुमंडल शब्द ग्रीक के एटमॉस से बना है, जिसका मतलब होता है भाप या वाष्प। हवा का ये जो पतला सा कंबल है, ये हमारे लिए दो बहुत जरूरी काम करता है। एक, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, और दूसरा, सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचाता है। और मजे की बात यह है कि पृथ्वी के मुकाबले ये वायुमंडल उतना ही पतला है जितना एक सेब के ऊपर उसका छिलका। तो आखिर इस हवा में है क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 78% तो नाइट्रोजन है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, जो हमारे और सभी जीवों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और नाइट्रोजन भी पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करती है। हमारा वायुमंडल सिर्फ गैसों का एक गोला नहीं है, ये बाकायदा कई परतों में बटा हुआ है। जमीन के सबसे पास है क्षोभ मंडल, मौसम की सारी हलचल यहीं होती है। उसके ऊपर है समताप मंडल, जहां हमारी रक्षा करने वाली ओजोन लेयर है। फिर मध्यमंडल, तापमंडल, और सबसे बाहर बहिर्मंडल है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जीवमंडल। इसका नाम ग्रीक शब्द बायोस से आया है, जिसका मतलब ही है जिंदगी। तो जीवमंडल क्या है? ये वो पतली सी परत है जहां जमीन, पानी और हवा यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। इसी छोटे से जोन में इस ग्रह का सारा जीवन मौजूद है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े हाथियों और व्हेल तक, हर एक जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से और इस पूरे जीव मंडल से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक नाजुक जाल की तरह। और यही बात हमें सबसे जरूरी नतीजे पर लाती है। जमीन, हवा और पानी, इन तीनों के बीच प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक में भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो उसका असर बाकी सब पर पड़ता है, और जीवन का ये पूरा ताना बाना बिखर सकता है। और यहीं पर आकर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, हमारे काम जैसे प्रदूषण फैलाना या जंगलों को काटना इस नाजुक बैलेंस को कैसे बिगाड़ रहे हैं? इस पर सोचना और सही कदम उठाना हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी के सफर पर। आज हम उन ताकतों को जानेंगे जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर दूर तक फैले मैदानों तक। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी धरती एकदम गोल, चिकनी गेंद जैसी क्यों नहीं है? क्यों कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियां? इस सवाल का जवाब छिपा है पृथ्वी के अंदर और बाहर काम करने वाली दो जबरदस्त ताकतों में। इसे ऐसे समझिए, जैसे जमीन के सतह पर एक लगातार खींचतान चल रही है। एक तरफ है अंदरूनी प्रक्रिया, जो जमीन को कहीं से ऊपर उठा देती है तो कहीं से नीचे धंसा देती है, और दूसरी तरफ है बाहरी प्रक्रियाएं, जैसे बहता पानी और हवा। ये सतह को लगातार घिसती रहती हैं, जिसे हम अपर्दन कहते हैं, और फिर उस घिसी हुई मिट्टी पत्थर को कहीं और जमा करके नई जमीन बना देती हैं, जिसे निक्षेपण कहा जाता है। तो ये है हमारा आज का सफरनामा। हम पहले इन प्रक्रियाओं को समझेंगे, फिर पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुएंगे, पठारों के विस्तार को देखेंगे और मैदानों की जिंदगी को जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये जमीनी बनावटें हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। तो जैसा कि हमने देखा, पृथ्वी की सतह इन दो प्रक्रियाओं की वजह से लगातार बदल रही है।
खासकर जो बाहरी ताकतें हैं, जैसे कि बहता हुआ पानी, बर्फ और हवा, ये हमारे ग्रह को लगातार एक नया रूप, एक नया आकार देती रहती हैं। अच्छा, इन प्रक्रियाओं से जो अलग-अलग तरह की जमीन बनती है, उसे हम स्थल रूप या लैंडफॉर्म कहते हैं। और उनकी ऊंचाई और ढलान को देखें तो हम उन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं पहाड़ों की दुनिया से। तो अब बात करते हैं पहाड़ों की, हमारे ग्रह के सबसे ऊंचे, सबसे शानदार हिस्से। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये मौसम बनाते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। तो आखिर हम पहाड़ कहेंगे किसे? देखिए, टेक्निकली पहाड़ जमीन का वो प्राकृतिक उभार है जिसका ऊपरी हिस्सा यानी शिखर छोटा होता है और निचला हिस्सा मतलब बेस चौड़ा होता है। आमतौर पर 600 मीटर से ज्यादा ऊंची जमीन को पहाड़ मान लिया जाता है, और कुछ पहाड़ तो इतने ऊंचे होते हैं कि बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं। पर क्या सारे पहाड़ एक ही तरह से बनते हैं? जी नहीं, इनके बनने के तरीके के हिसाब से इन्हें 3 खास किस्मों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहले आते हैं वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स। इन्हें समझना बहुत आसान है। सोचिए आपके हाथ में एक कागज है, अब उसे दोनों तरफ से दबाइए। क्या हुआ? वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ गया, है ना? बिल्कुल ठीक इसी तरह जब जमीन के नीचे की विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन की परतें मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं, और ऐसे ही बनते हैं हिमालय और आल्प्स जैसे विशाल पहाड़। अच्छा, तो यहां पर आप तीनों किस्मों को एक साथ देख सकते हैं। वलित पर्वत जो प्लेटों के मुड़ने से बने, जैसे हिमालय। फिर है ब्लॉक पर्वत। ये तब बनते हैं जब जमीन का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, जैसे यूरोप की राइन घाटी। और तीसरे हैं ज्वालामुखी पर्वत, जो पिघले हुए लावा के जमने से बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अब एक बहुत ही कमाल की बात, हम सब मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सही कहा ना? पर अगर हम किसी पहाड़ को समुद्र की सतह के नीचे उसके बेस से नापें तो हवाई का मौना केआ पर्वत 10,205 मीटर्स ऊंचा है। मतलब अपने बेस से ये एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है। कमाल है, हमारे ग्रह के कितने ही अजूबे तो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। पहाड़ सिर्फ ऊंचे और सुंदर ही नहीं होते, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। सोचिए, ये पानी के कितने बड़े स्टोर हाउस हैं। यहीं ग्लेशियर से हमारी नदियां निकलती हैं, इन्हीं से हमें सिंचाई और बिजली के लिए पानी मिलता है। ये अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर हैं। और हाँ, घूमने फिरने और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तो ये सबकी पसंदीदा जगह है ही। तो चलिए अब पहाड़ों की चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की जमीन पर, यानी पठार। ये जमीन ऊंची तो होती है, लेकिन ऊपर से एकदम सपाट, किसी मेज की तरह। इसीलिए इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो पठार का मतलब है एक ऊंची उठी हुई जमीन जिसका ऊपरी हिस्सा मेज की तरह सपाट हो। यही सपाट टॉप इसे पहाड़ों से अलग बनाता है। पता है, तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पठार है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पहाड़ की चोटी नुकीली और पठार का टॉप फ्लैट, एक टेबल की तरह। बस यही इन दोनों में मुख्य अंतर है। और ये पठार भी बड़े काम के होते हैं। असल में ये तो खनिजों का खजाना है। अफ्रीका के पठार सोने और हीरों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं भारत का छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, कुछ पठार ज्वालामुखी लावा से बने होते हैं, जहां की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट होती है। और अब हम आते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, मैदान। ये धरती के वो विशाल और समतल हिस्से हैं जहां दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है। इसीलिए इन्हें सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। तो मैदान क्या है? बस दूर दूर तक फैली हुई समतल जमीन, जो आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं होती। और ज्यादातर जो उपजाऊ मैदान हम देखते हैं, उन्हें बनाने का काम नदियां करती हैं। पर ये बनते कैसे हैं? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। होता क्या है कि नदियां पहाड़ों को काटती हुई अपने साथ पत्थर, रेत और मिट्टी बहाकर लाती हैं। फिर जब मैदानों में नदी की रफ्तार कम हो जाती है, तो वो इस सारे मलबे को अपने किनारों पर जमा करती जाती है, और लाखों सालों तक ऐसा होते होते विशाल और उपजाऊ मैदान तैयार हो जाते हैं। तो ये तो साफ है कि मैदानों में इतनी भीड़ क्यों है। देखिए, यहाँ की उपजाऊ जमीन पर खेती करना आसान है।
जमीन समतल होने की वजह से घर बनाना, सड़कें बनाना, रेल की पटरी बिछाना सब कुछ बहुत आसान होता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर मैदानों में ही बसे हैं। तो हमने पहाड़ों की ऊंचाइयां देखीं, पठारों का विस्तार देखा और मैदानों की जिंदगी को समझा। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये जमीन की अलग अलग बनावटें हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य पर कैसे असर डालती हैं। ये तुलना सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पहाड़ों पर जिंदगी मुश्किल होती है, खेती के लिए जमीन कम मिलती है, इसलिए वहां आबादी भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदान जिंदगी जीने के लिए बेहतर हालात देते हैं, इसलिए यहां बहुत घनी आबादी होती है। इससे ये पता चलता है कि जमीन की बनावट किसी भी जगह के समाज को कितना गहरा आकार देती है। लेकिन हम इन कुदरती तोहफों का इस्तेमाल अक्सर बड़ी लापरवाही से करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, और जैसा कि कहा गया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाकर जाएं। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिस भी जमीन पर हम रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, पठार हो या फिर कोई मैदान, उस जमीन ने हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को और हमारी संस्कृति को कैसे बदला है। जरा सोचिएगा इसके बारे में। नमस्कार, चलिए आज निकलते हैं भारत की एक शानदार सफर पर और देखते हैं कि यहाँ की जमीन, यहाँ का भूगोल कितना विशाल और रंग बिरंगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, इसके आकार की। भारत का जो कुल एरिया है वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये वाकई में बहुत बड़ा है। अब इस विशाल एरिया को जरा नाप कर देखें। अगर हम उत्तर में कश्मीर से लेकर एकदम नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है लगभग 3200 किलोमीटर, और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक ये करीब 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इस इतने बड़े और कमाल के देश को समझने के लिए हमने अपनी इस यात्रा को इन 6 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की कमाल की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की। मतलब यहाँ की जमीन कितनी अलग अलग तरह की है। देखिए, ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये सिर्फ कल्चर में नहीं है, ये तो यहाँ की जमीन में भी है। एक तरफ आसमान छूते पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ फैला हुआ रेगिस्तान, और साथ में है हरे भरे उपजाऊ मैदान भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ और इसकी लोकेशन में क्या खास बात है। तो देखिए, ज्योग्राफिकली भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है, मानो देश को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही हो। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और भारत के मामले में पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और हाँ, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो जमीन से जुड़े हुए 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है भारत की उत्तरी सीमा, एक ऐसी दीवार जो कुदरत ने बनाई है, और ये दुनिया की सबसे मजबूत और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम है हिमालय, और ये नाम अपने आप में सब कुछ बता देता है। हिमालय यानी बर्फ का घर। अब ये जो हिमालय है ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस से बना है, मतलब 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर वाली जो सबसे ऊंची है वो है ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। उसके दक्षिण में आती है मिडिल हिमालय यानी हिमाचल, जहां ज्यादातर हिल स्टेशंस हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ जो सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज है वो है शिवालिक। अच्छा, तो पहाड़ों से जैसे ही हम दक्षिण की ओर उतरते हैं, हमारे सामने खुल जाते हैं विशाल, सपाट और भारत के लिए बेहद जरूरी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स यानी उत्तर भारत के मैदान। अब सवाल ये है कि ये मैदान बने कैसे। ये बने हैं एल्यूवियल डिपॉजिट से। आसान भाषा में कहें तो हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत बारीक और उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं और यहां जमा कर देती हैं। और इसी जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहां खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, और यही कारण है कि इस इलाके में इतनी घनी आबादी है। सच कहें तो ये भारत का दिल है। चलिए अब और दक्षिण की तरफ चलते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं भारत के प्राचीन और ऊंचे नीचे पठारी इलाके में, जिसे पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। इस इलाके की कुछ खास बातें हैं। पहली तो ये कि इसका शेप एक ट्रायंगल जैसा है। दूसरी, इसकी जमीन काफी ऊबड़-खाबड़ है, जिसमें कई पहाड़ियां हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली हिल्स भी है। और हाँ, ये इलाका मिनरल्स जैसे कोयला और आयरन ओर से भी भरा पड़ा है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है वेस्टर्न घाट, जो एक लगातार दीवार की तरह खड़े हैं, और दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट, जो टूटे फूटे और ऊबड़ खाबड़ हैं। और अब हमारी यात्रा के आखिरी हिस्से में हम पहुंचते हैं भारत के लंबे चौड़े समुद्री किनारों और इसके दो खास आइलैंड ग्रुप्स पर। तो देखिए, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यानी पश्चिमी तटीय मैदान, वो काफ़ी पतले हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पूर्वी मैदान काफ़ी चौड़े हैं। और आइलैंड्स की बात करें तो अरब सागर में है लक्षद्वीप आइलैंड्स और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनमें से लक्षद्वीप आइलैंड्स बहुत ही यूनिक हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल क्या होते हैं? ये पॉलिप्स नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो उनके कंकाल जमा होते रहते हैं और उन्हीं के ऊपर नए पॉलिप्स पैदा होते हैं और धीरे धीरे ये एक आइलैंड बन जाता है। तो देखा, इस छोटी सी यात्रा में ही हमने बर्फ से ढकी हिमाद्री से लेकर ट्रॉपिकल कोरल आइलैंड्स तक का सफर तय कर लिया। एक ही देश में लगभग हर तरह का लैंडफॉर्म मौजूद है। ये जो कमाल की डाइवर्सिटी है, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी जमीन जहां बर्फ भी है, रेगिस्तान भी है, हरे भरे मैदान भी हैं और ट्रॉपिकल आइलैंड्स भी। आखिर इतनी सारी विषमताओं के बावजूद ये एक एकीकरण कैसे बनाती है? जरा सोचिए, एक अकेली बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन की लय को कंट्रोल करती है। पर सवाल यह है कि आखिर वो शक्ति है क्या? हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। मतलब, वो कौन सी एक चीज हो सकती है जो यहाँ के जंगलों, जानवरों और करोड़ों लोगों के जीने का तरीका तय करती है? और जवाब है मॉनसून। ये शब्द आया है अरबी के मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन या मौसम। पर देखिए, भारत के लिए ना ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये तो देश की लाइफलाइन है, एक धड़कन है जो हर साल धड़कती है। तो चलिए इस मानसून इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि आखिर ये शक्तिशाली क्लाइमेट इंजन काम कैसे करता है जो हर चीज को चला रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बेसिक सी बात क्लियर कर लेते हैं। मौसम और जलवायु में फर्क क्या है? देखिए, मौसम तो है आज का हाल, मतलब धूप है या बादल छाए हैं। लेकिन जलवायु वो किसी जगह का लंबे समय का मिजाज है, एक तरह से उस जगह का कैरेक्टर जो सालों में बनता है। और जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये 4 खास मौसम: सर्दी, फिर गर्मी, फिर आती है बारिश जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, और फिर मानसून की वापसी जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो साल दर साल बस घूमता रहता है। अब मजे की बात यह है कि ये जो मॉनसून का साइकिल है ना, ये पूरे देश में अलग अलग तरह से महसूस होता है। जैसे गर्मियों में उत्तर भारत में लू चलती है, जो असल में बहुत ही गर्म और सूखी हवाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसे दक्षिणी इलाकों में लौटते हुए मॉनसून से सर्दियों में बारिश होती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत की करीब करीब 60% खेती आज भी सीधे सीधे अच्छी मॉनसूनी बारिश पर ही डिपेंड करती है। भारत की जलवायु में जो डाइवर्सिटी है वो सच में हैरान कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक ही देश में एक तरफ द्रास है जहां सर्दियों में टेम्परेचर -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ है जैसलमेर का रेगिस्तान जहां गर्मी 50 डिग्री को भी पार कर जाती है। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है मेघालय का मौसिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कमाल है ना? तो बात सीधी है, जब क्लाइमेट इतना अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जंगल भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अलग अलग क्लाइमेट कैसे अलग अलग तरह के जंगलों को जन्म देते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो भारत में 5 मेन तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। बस ये नंबर याद रखिए, ये हमें आगे की कहानी को समझने में मदद करेगा। तो ये रहे वो 5 प्रकार। देखिए, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो मौसम के साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं।
कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार झाड़ियां उगती हैं। ऊंचे पहाड़ों पर आपको मिलेंगे कोन जैसे शेप वाले पेड़, और समंदर के किनारे खारे पानी में उगते हैं एकदम अलग मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर हम दो सबसे कॉमन जंगलों को कंपेयर करें, एवरग्रीन और डेसिडुअस, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने घने होते हैं कि वो हमेशा हरे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेड़ अपनी पत्तियां अलग अलग टाइम पर गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डेसिडुअस या मानसूनी जंगल हैं, वो साल के खास मौसम में अपनी सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये जंगल जिंदा हो उठते हैं, क्योंकि यही अलग अलग तरह के जंगल उन शानदार वाइल्ड लाइफ का घर हैं जो भारत की असली पहचान है। और इस वाइल्ड लाइफ किंगडम का सिंबल कौन है? जाहिर है टाइगर, भारत का नेशनल एनिमल। देखिए, इसकी मौजूदगी का मतलब सिर्फ एक जानवर का होना नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी जंगल की निशानी है। आइए एक छोटा सा टूर करते हैं। गुजरात का गिर फॉरेस्ट दुनिया की इकलौती जगह जहां एशियाटिक लायन खुलेआम घूमते हैं। फिर चलिए असम के जंगलों में, वहां मिलेंगे विशाल हाथी और एक सींग वाले गैंडे। और ऊपर बर्फीले हिमालय में वहां रहते हैं इल्यूसिव स्नो लेपर्ड। और थार के रेगिस्तान में वहां है ऊंट और जंगली गधे। देखा, हर जानवर अपने खास घर, अपने हैबिटेट से कैसे जुड़ा हुआ है। और बात सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों की नहीं है। भारत का आसमान भी रंगों से भरा हुआ है, और इसका सबसे खूबसूरत सिंबल है हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल साइबेरियन क्रेन जैसे मेहमान पक्षी, सोचिए, हजारों मील का सफर तय करके भारत की झीलों में अपनी सर्दियां बिताने आते हैं। ये बात दिखाती है कि इंडिया का इकोसिस्टम पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। अब आते हैं सबसे आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? इन जंगलों और जानवरों से आखिर हमारा क्या रिश्ता है? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। ये हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड्स रुकते हैं। इनसे हमें लकड़ी, दवाइयाँ और ना जाने कितने रिसोर्सेज मिलते हैं। और सबसे बढ़कर ये अनगिनत जीवों का इकलौता घर है। पर एक कड़वी सच्चाई भी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ये जो नेचुरल खजाना है, ये खतरे में है। ये बात हमें याद दिलाती है कि अब सिर्फ बातें करने का नहीं, बल्कि कुछ करने का टाइम आ गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बचाने की कोशिशें भी चल रही हैं। देश भर में नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इनिशिएटिव्स ने तो बाघों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में बड़ी मदद की है। तो हाँ, ये सारे कदम एक उम्मीद जगाते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। अगर जंगल का राजा ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक स्पीशीज का खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है पूरे जंगल का बैलेंस बिगड़ जाना, और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। और आखिर में बस एक ही बात याद रखने वाली है। जंगल की किस्मत, जानवरों का भविष्य और हमारा खुद का वजूद, ये सब एक ही धागे से बंधे हैं। ये एक शेयर्ड फ्यूचर है, और इसीलिए एक शेयर्ड जिम्मेदारी भी।